तो अब हम अगली संख्या देखते हैं, वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे जैसे √4, √2, अब कोई सी भी संख्या हो, √3, पाई, 22/7, 3.14, परिमेय व अपरिमेय वाली सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं में आएगी। अब एक क्वेश्चन देखिए आप, शून्य है, शून्य है, ऑप्शन है हमारे पास पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। शून्य है, शून्य एक पूर्ण संख्या भी है, शून्य एक पूर्णांक संख्या भी है, शून्य एक परिमेय संख्या भी है, शून्य एक वास्तविक संख्या भी है। तो अब बात यह है कि शून्य को किसमें गिने हम? पूर्ण में गिने, पूर्णांक में गिने, परिमेय में गिने, वास्तविक में गिने। तो हमें यह देखना है कि कौन सी संख्या किसमें सम्मिलित हो रही है। ये पूर्ण संख्या पूर्णांक में सम्मिलित हो रही है, पूर्णांक संख्या परिमेय में सम्मिलित हो रही है, और परिमेय संख्या वास्तविक में सम्मिलित हो रही है। तो हम इसका आंसर मानेंगे 4, वास्तविक संख्या। शून्य एक है वास्तविक संख्या। एक और क्वेश्चन देखिए, बात ऐसे आ जाए कि शून्य से शुरुआत होती है, शून्य से शुरुआत होती है, और वापिस चारों यही विकल्प हमें मिल जाते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? देखिए, पूर्ण संख्याओं की शुरुआत, पूर्ण संख्याओं, प्राकृत संख्याओं की शुरुआत हमने देखी थी 1 से हुई थी। पूर्ण संख्याओं की शुरुआत प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल किया था, और पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं व धनात्मक संख्याओं को शामिल किया था। तो अब यहां पर बात आती है कि शून्य से शुरुआत होती है, तो शून्य से शुरुआत पूर्ण संख्याओं की होती है। शून्य शामिल होता है, शून्य शामिल सभी संख्याओं में होता है, पूर्ण में होता है, पूर्णांक में होता है, परिमेय में होता है, वास्तविक में होता है। लेकिन शून्य से शुरुआत होती है सिर्फ पूर्ण संख्याओं की। इसमें हमारा आंसर होगा ए। इसमें हमारा आंसर क्या होगा? ए। तो अब हम अगली संख्या देखेंगे, अवास्तविक संख्या। कौन सी संख्या देखेंगे हम? अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, या इसे हम कहेंगे काल्पनिक संख्या। अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या हम उस संख्या को कहेंगे जो रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या हो। जहां रूट के अंदर एक ऋणात्मक संख्या दे रखी हो, उसे हम काल्पनिक संख्या कहेंगे। तो रूट के अंदर वे सभी ऋणात्मक मान अवास्तविक संख्याओं में गिने जाते हैं। रूट के अंदर के वे सभी मान जो ऋणात्मक हो अवास्तविक संख्याओं में गिने जाते हैं। अब बात यह है कि रूट के अंदर ऋणात्मक संख्याएं होती नहीं है, इसलिए तो इसे काल्पनिक संख्याओं भी कहा गया है, क्योंकि हम कल्पना करके कुछ भी कर सकते हैं। कल्पना में हम सूर्य के पास जा सकते हैं, कल्पना में हम आकाश पाताल में जा सकते हैं। तो ये काल्पनिक संख्या इसीलिए काल्पनिक संख्याएं, जैसे -4, -3,
-2, कुछ भी संख्या ले लो आप, -1, इसको 2i भी कहते हैं, काल्पनिक को i से भी दर्शाया जाता है इंग्लिश में, 3i। ये हमारी काल्पनिक संख्या या वास्तविक संख्याएं हैं। सिर्फ कल्पना द्वारा कल्पना की गई संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। ये सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम अगली संख्या पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या। कौन सी संख्या पढ़ेंगे हम? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या वास्तविक व अवास्तविक, वास्तविक व अवास्तविक संख्याओं के समुच्चय को, वास्तविक व अवास्तविक संख्याओं के समुच्चय को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। वास्तविक अवास्तविक संख्याओं के समुच्चय को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। जैसे अब वास्तविक और अवास्तविक वाली सभी संख्याएं सम्मिश्र संख्याओं में शामिल होगी। जैसे कोई भी संख्या ले लो आप, 3, 0.1, √3, √-3, कोई सी भी संख्या ले लो, ये सभी संख्याएं सम्मिश्र संख्याओं में सम्मिलित होगी। अब एक आपसे क्वेश्चन है, वापिस वही क्वेश्चन, शून्य है, शून्य है, पूर्ण पूर्णांक वास्तविक सम्मिश्र, पूर्ण पूर्णांक वास्तविक व सम्मिश्र। तो शून्य पूर्ण में शामिल है, पूर्णांक में शामिल है, वास्तविक में शामिल है, सम्मिश्र में शामिल है। फिर वही बात हो गई, कौन सी संख्या किसमें सम्मिलित हो रही है, हमें यह देखना है। तो पूर्ण संख्या पूर्णांक में सम्मिलित हो रही है, पूर्णांक वास्तविक में सम्मिलित हो रहा है, वास्तविक सम्मिश्र में सम्मिलित हो रहा है। इसलिए हमारा आंसर होगा डी, सम्मिश्र संख्या। कौन, क्या आंसर होगा हमारा? डी, सम्मिश्र संख्या। एक क्वेश्चन और है, पाई है, पाई है, पाई। वापिस हमारे पास ये चारों विकल्प हैं। अब बताओ पाई कौन सा होगा? पाई भी वही बात, वास्तविक संख्याओं में पाई को गिना जाता था। पाई पूर्ण नहीं है, पूर्णांक नहीं है, पाई वास्तविक संख्या थी, क्योंकि अप्रिमेय संख्याओं में हमने पाई को गिना था, और अप्रिमेय अप्रिमेय संख्याओं को हमने वास्तविक में गिना, और अवास्तविक और वास्तविक संख्याओं को हमने सम्मिश्र में गिना। तो पाई सम्मिश्र में भी होगी। इसमें भी हमारा आंसर डी होगा, इसमें भी हमारा आंसर डी होगा। तो अब एक बात देख लीजिए, सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, और सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि सभी पूर्ण पूर्णांक होती है, सभी पूर्णांक परिमेय होती है, सभी परिमेय अपरिमेय होती है, नहीं होती है। सभी वास्तविक अवास्तविक होती है, नहीं होती है। इसलिए हम ये लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम अगली संख्या पढ़ेंगे, सहभाज्य संख्या। अब हम अगली संख्या पढ़ेंगे सहअभाज्य संख्या। इसके बाद में हमारी दो संख्याएं और बची हैं। अगला टॉपिक हम होगा हमारा सहअभाज्य संख्या। अगला टॉपिक हमारा होगा सहअभाज्य संख्या। जिन दो या दो से अधिक संख्याओं का में से, जिन दो या दो से अधिक संख्याओं का में से एक हो, जिन दो या दो से अधिक, जिन दो या दो से अधिक संख्याओं का में से एक हो, वे सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे सहअभाज्य संख्याएं
कहलाती हैं। जैसे 5 व 6, 5 व 6 का मस 1 होता है। 50 व 37, 50 व 37 का मस 1 होता है। 13 और 15, 13 और 15 का मस 1 होता है। इन सभी संख्याओं का मस 1 होता है, इसलिए इन सभी संख्याओं को हम कहेंगे सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। अब हम अगली संख्या देखेंगे, अब हम अगली संख्या देखेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। अब हम अगली संख्या देखेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या जिन दो अभाज्य संख्याओं के मध्य, जिन दो अभाज्य संख्याओं के मध्य एक भाज्य संख्या हो, एक भाज्य संख्या हो, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिन दो अभाज्य संख्याओं के मध्य एक भाज्य संख्या हो, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहां पर पहले अभाज्य संख्या आएगी, फिर बीच में एक भाज्य संख्या होगी और फिर वापस अभाज्य संख्या होगी, फिर वापस अभाज्य संख्या होगी। जैसे 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं, 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन इनके मध्य में एक भाज्य संख्या है। तो 3 व 5 को हम जुड़वा अभाज्य संख्याएं कह सकते हैं। 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में कुल 8 जुड़वा अभाज्य संख्याएं, कुल 8 जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक की गिनती में कुल 8 जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम देख सकते हैं कौन कौन सी संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। ये हुई हमारी संख्या 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 72, 73। ये सभी 8 जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। इन सभी के बीच में एक एक भाज्य संख्या है। इन सभी संख्याओं के बीच में एक एक भाज्य संख्या है। इनको बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो अब हम अगली संख्या पढ़ेंगे पूर्ववर्ती संख्या। अब हम अगली संख्या पढ़ेंगे पूर्ववर्ती संख्या। अगली संख्या पढ़ेंगे हम पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या नाम से में लग रहा है पूर्व, पहले की, तो इसकी परिभाषा होती है ये, तो दी गई संख्या, हमें कोई संख्या दे रखी है उससे पूर्व की संख्या। इससे पहले की संख्या क्या कहलाती है? पूर्ववर्ती संख्या। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं दी गई संख्या में हमारे पास जैसे 450 दे दिया। अब हमसे पूछा जाए कि इस 450 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी,
तो 450 की पूर्ववर्ती संख्या, इससे एक कदम पीछे चले जाओ, 449 होगी। 449 होगी। ये कौन सी संख्या हुई? पूर्ववर्ती संख्या। जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि 379, इसकी पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी? इसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी 378। 378। एक और संख्या होती है इसकी जस्ट उल्टी, परवर्ती संख्या। या इसको उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं, या इसको अनुवर्ती संख्या भी करते हैं। इसकी उल्टी होती, इसकी परिभाषा इस संख्या की उल्टी होगी। यहां पर दी गई संख्या है, दी गई संख्या है, इसके जस्ट बाद वाली संख्या परवर्ती संख्या होगी। जस्ट बाद वाली संख्या परवर्ती संख्या होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, यहां पर हमने दे दिया 451, इसकी परवर्ती संख्या कौन सी होगी? तो इसकी परवर्ती संख्या होगी 452। परवर्ती संख्या कौन सी होगी? 452। जैसे मैं दे दिया यहां पर 463, इसकी परवर्ती संख्या कौन सी होगी? तो इसकी परवर्ती संख्या होगी 464। ये हुई हमारी पूर्ववर्ती व परवर्ती संख्याएं। इसमें हमें दोनों संख्याएं एक साथ भी पूछी जा सकती हैं, दोनों संख्याएं एक साथ भी पूछी जा सकती हैं कि 451 की परवर्ती व पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 451 की परवर्ती व पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी? तो पूर्ववर्ती संख्या 451 की 450 होगी और परवर्ती संख्या 451 की 452 होगी। या फिर हमें क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि 451 की पूर्ववर्ती व परवर्ती संख्याओं का अंतर कितना होगा? 451 की पूर्ववर्ती व परवर्ती संख्याओं का अंतर कितना होगा? या यूं पूछा जा सकता है 451 की पूर्ववर्ती व परवर्ती संख्याओं का योगफल क्या होगा? 451 की पूर्ववर्ती व परवर्ती संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? क्वेश्चन हमें किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, हमें बस तैयार रहना है, हमें बस अपनी तैयारी में लगा रहना है। तो ये हमारी संख्याएं खत्म हुई। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रही होगी